मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से कुछ क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हम देखेंगे कि इन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से लगाएंगे। आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, आपका पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन की घाते 4 थीटा प्लस कॉस की घाते 4 थीटा का मान ज्ञात करें। आपका पहला क्वेश्चन है, किस तरीके से इसको सॉल्व करना है आज हम वो देखेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दी, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले में क्या करना है। तो आपको सबसे पहले तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दे रहे हैं, ये दे रहे हैं और आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो कॉस थीटा को इसे पक्षांतर कर देंगे। तो साइन थीटा बराबर में हो गया कॉस थीटा। अब दोनों ओर अपने मन से अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो दोनों ओर अपने मन से cos थीटा का भाग देना, पहले तो cos थीटा का भाग देने पर। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें कैसे पता चल गया कि इसमें cos थीटा का भाग देना है। तो cos थीटा का भाग देना है तो हमें कैसे पता चल गया, अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो हमें पता है भैया कि साइन थीटा बटे में cos थीटा का होता है tan थीटा और इसके बराबर में क्या है आपका cos थीटा बटे में cos थीटा। तो cos से cos कट गया आपका एक बार, साइन बटे cos का आ गया आपका tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, कितनी आ गई आपकी 1। अब आपको निकालना है साइन की घाते 4 थीटा cos की घाते 4 थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास पहले तो थीटा का मान होना चाहिए। तो इधर से हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमें tan थीटा बराबर 1 लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि tan कितने अंश का मान 1 होता है। tan कितने अंश का मान 1 होता है, tan 45 अंश का मान। कितने अंश का दोस्तों, tan 45 अंश का मान। tan से tan आपका कट गया तो थीटा बराबर कितना आ गया 45 अंश। कितना आ गया आपका 45 अंश आ गया। अब जो भी आपका ये थीटा का मान 45 अंश निकल आया है, इस 45 अंश के मान को आपको इसमें रखना। किसमें, इसमें। साइन की घाते 4 थीटा प्लस कॉस की घाते 4 थीटा। साइन की घाते 4 थीटा प्लस में कॉस की घाते 4 थीटा। तो अब हम इधर पर साइन थीटा का मान कितना रख देंगे 45 अंश। कितना रख देंगे दोस्तों 45 अंश, क्योंकि आपको पता है कि 45 अंश आपका आ गया मान। तो साइन की घाते 4 और थीटा का मान कितना है 45 प्लस कॉस की घाते 4 और थीटा का मान कितना है 45। अब आप थोड़ा सा ध्यान धरें, साइन 45 अंश का आपको मान रखना है। तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान होता है, आपको पता होना चाहिए 1/√2। साइन की घाते 4 है तो इसकी घाते भी आप 4 लगाइए। कॉस की घाते 4 45 अंश, तो कॉस 45 अंश का मान कितना होता है, इसका भी होता है कितना 1/√2। क्या होता है आपका 1/√2, 1/√2। आप cos की घाते 4 है तो इसकी घाते 4 लगा दो। अब हमें 1/√2 की घाते 4, 1/√2 की घाते 4, हमें इसको क्या करना है 4 घात में तोड़ना। अब आपको थोड़ा सा अगर हम बता दें पहले 4 घात लिखी है तो इसका मतलब होता है 1/√2, 1/√2 और 1/√2, 1/√2। जी है कि नहीं। तो इसका मतलब है √2 का √2 में गुणा करेंगे सो आएगा 2 और √2 का √2 में करेंगे सो आएगा 2 और इनका फिर गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 4। ऊपर एक कम एक कम एक कम एक, यानी कि 1/4, यानी कि 1/√2 का अगर हम 4 घात का आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/4। कितना आएगा आपका 1/4 आएगा। तो इसका मान 1/4, इसका मान भी 1/4। 4 4 अपन निकाल लिए लासा, 4 से 4 कट गया 1, 4 से 4 कट गया 1।
आपका कितना आंसर आ गया 2/4 और 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 1/2 आपका क्या आ गया ये आंसर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा लिया। कितना आया 1/2। क्या ऑप्शन में मैच कर रहा है? हाँ 1/2 आपका ये आंसर है। तो इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना था कि पहले तो साइन थीटा माइनस के cos के बराबर 0 है, तो यहाँ से पहले अपन थीटा का मान निकालेंगे। इधर पर cos थीटा का हमने भाग क्यों दिया? क्योंकि फॉर्मूला बनाना था। तो साइन थीटा बटे cos थीटा उधर tan थीटा, cos से cos कट गया तो 1, tan थीटा बराबर कितना है 1। तो अपन ने tan थीटा बराबर 1 है, तो 1 के tan का मान होता है tan 45 है। tan से tan कट गया, क्या बचा थीटा। थीटा का मान कितना आ गया 45। बस इधर पर आप इसका मान निकालना था। थीटा की जगह 45 रखिए, उसका मान रखिए, सॉल्व करिए भिन्न जैसा, आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब महा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में 100% आपको दिखाई देगा ये क्वेश्चन। देखो किस तरीके से। 3 धातु के ठोस घन जिसकी भुजाएं 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात करो। आपको पता होना चाहिए घन कितने हैं 3 घन है, और घन की तीनों भुजाएं कैसी होती है बराबर, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। घन कैसा होता है ऐसा, ये है आपका घन। एक घन ये है। फिर हम दूसरा घन देखेंगे। तीसरा घन देखेंगे। इन तीनों घनों को पिघला करके, इन तीनों घनों को पिघला करके इस घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर, इस घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर, इस घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर, 3 4। इन तीनों घनों को पिघला दिया हमने। पिघलाने का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करके इनको पिघला दिया, अपन ने एक साथ कर लिया। तो अब हमें उस जो भी अपनी वो धातु बनेगी उस धातु से हमें एक बड़ा सा घन बनाना है। बड़ा सा घन मतलब इन तीनों को पिघलाएंगे तो ऐसा अपने पास क्या बनेगा, ये इन्हीं धातु के द्वारा बना घन कितना रहेगा, एक बड़ा घन बनेगा। तो वे कह रहे हैं इस बड़े घन की भुजा बताओ। क्या बताओ? इस बड़े घन की भुजा। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जितनी भी अपन आकृतियों को पिघला रहे हैं या जितनी भी धातुओं की 3 घन है, तीनों घनों को पिघला रहे हैं, तो इनका आयतन निकालना पड़ता है। इन तीनों का आयतन जोड़ के बड़े घन के आयतन के बराबर अपना होता है। पहला घन जो है तो इसकी घन की भुजा क्या कहलाएगी 3। A1 का मान कितना है 3, और इसका A2 का मान कितना है 4। A2 का मतलब दूसरे घन की भुजा, और A3 को मतलब क्या है तीसरा घन, तो तीसरे घन की भुजा हुई। बड़ा घन है तो इसके लिए बड़ा A ले लो बड़ा A। इसकी भुजा आपको क्या करना है निकालनी है, और आपको पता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है इसकी बराबर। तो इस घन पहले घन का आयतन क्या होगा A की घात 3, यानी A1 का क्यूब, A2 का क्यूब, A3 का क्यूब। पहले घन की भुजा का क्यूब, दूसरे घन की भुजा का क्यूब, तीसरे घन की भुजा का क्यूब। मतलब पहले घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन अपन ने जोड़ दिया, और जब जोड़ देंगे तो इसका रहेगा बड़े घन के आयतन के बराबर। बड़ा घन का मतलब क्या है बड़े घन की भुजा का मान अपन ने बड़ा A। ठीक, अब A1 को मान के देते 3 का क्यूब, A2 का मान कितना है 4 का क्यूब, A3 का मान कितना है 5 का क्यूब बराबर A की घात 3। ठीक, अब और देखो आगे अब क्या करेंगे अपन लोग। 3 का घन कितना होता है 27, 4 का घन कितना होता है 4 चौके 16 चौका 64, 55 25 पंचे 125, और A की घात 3 तो आपके हैं। इन सबको जोड़ो कितना हो रहा 5 4 9 9 7 16, 16 की 6 हासिल गए 1 2 और 1 3 3 6 9 9 2 11, 11 की 1 हासिल गए 1 1 1 2, यानी कि 216। अब आपको पता होना चाहिए घनमूल हटाते हैं तो इस पर रुट आ जाएगा, और कितने 3 मूल लग जाएंगे। 216 आपको पता है कितने का घन होता है, 216 कितने का घन होता है 6 का घन होता है। कितने का घन होता है 6 का, यानी आप 216 को ऐसा लिख सकते हैं 6 गुणा 6 गुणा 6। और बाहर के 3 मूल लगे ना, 3 मूल लगे हैं तो मान लो एक 3 का जोड़ा बनाना पड़ता है, यानी कि 6 आपका आंसर, यानी कि एक संख्या बाहर निकलेगी। तो यानी कि बड़े घन की भुजा आपकी कितनी आ गई 6 आ चुकी है। इस टाइप से जो क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर में।
चाहे यहाँ पर जे घन को पिघला है, हो सकता है कि यहाँ पर अपने गोला को पिघला लेंगे। तो मतलब 3 गोले हैं, उन तीनों गोलों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो इनको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। तो पहले गोले का आयतन प्लस में दूसरी गोले का आयतन प्लस में तीसरी गोले का आयतन बराबर है बड़े गोले का आयतन। तो 4/3 पाई अपना कार ले लेंगे कॉमन, तो सॉल्व करेंगे काट पीट करके, वहां पर अपने आर का मान निकल आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का होता है आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, और आपको याद करना चाहिए इसको। अब देखो तीसरा क्वेश्चन कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन, एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा तथा भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, और यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है की दूरी 8 मीटर है, तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। इस क्वेश्चन की जो भी आपका स्ट्रक्चर बनेगा, तो इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को आपने कई बार देखा होगा, आपके सामने कई बार ऐसा हो चुका होगा। देखो हम बताएंगे आपको कैसे। मान लो कोई आपके सामने एक पेड़ है, जी आपके सामने ऐसा पेड़ है। अब ये पेड़ तो है आपका, अब यह पेड़ आपका इधर से टूट जाता है, आंधी चलती है और इधर से ये पेड़ आपका टूट जाता है। ये टूटने के बाद ये पेड़ आपका क्या हो जाता है, ऐसा यहाँ पर गिर जाता है, यानी कि जमीन को छूने लगता है। जब छूने लगता है तो फिर ये चीज ऐसी हो जाती है, इस तरीके से ऐसी, ठीक है ना। तो एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा, जे वाला भाग टूट करके ऐसा लग जाता है, तो भूमि से 30 अंश का कोण बनाता है। वैसे ये 30 अंश का क्या बनता है, आपका कोण बनता है। क्या बनता है ये कोण, 30 अंश का कोण। यदि वृक्ष की जड़ अपने यहीं पर लगी थी, नहीं लगी, वृक्ष की जड़ से उस बिंदु तक जहां वृक्ष का शिखर, भैया वृक्ष का शिखर मतलब पेड़ की टोन अपनी भाषा में बोले, तो वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है की दूरी 8 मीटर है। भैया जा वाली दूरी कितनी है आपकी, 8 मीटर है। कितनी है जा आपकी, 8 मीटर है। तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई का मतलब क्या है, अपन को जा वाली ज्ञात करना है, और जा वाली तो इसका मतलब क्या है, जे अपने यहाँ पर आ चुकी है, तो इसका मतलब है आपको ये लंब भी निकालना है और ये आपको कर्ण भी निकालना है कि ए बी सी। तो अपन क्या कहेंगे, कुल वृक्ष की ऊंचाई अपने पास ए बी और बी सी, ए सी, इन दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा निकाल करके, फिर आपका आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले लेंगे त्रिभुज एबीसी में। क्या लेंगे आप, त्रिभुज एबीसी में। त्रिभुज एबीसी में लेंगे तो आपके सामने क्या रहेगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब कुछ लोग कहेंगे कि tan थीटा क्यों लिया है, क्योंकि हमें लंब का मान निकालना है, आधार का मान आपके पास है। लंब का मान हमें निकालना है तो आधार का मान आपके पास है, तो अब हम निकाल सकते हैं। तो tan थीटा, लंब का मान क्या है ए बी, आधार का मान कितना है 8, और थीटा का मान और रख दो इधर पर। थीटा का मान कितना है आपका, थीटा का मान है आपका कितना 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, और बताओ जी, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3। ए बी बराबर ए बी बटे 8 का अगर गुणा कर दो तो क्या हो गया आपका 8/√3, यानी ए बी की वैल्यू आपकी ए आ चुकी है। ए बी की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है, जे तो निकल गई आपकी काय की लंब की। अब आपको जे भी तो निकालना है। क्यों निकालना, क्योंकि भैया जी पेड़ की ऊंचाई तो है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ पर लग गई थी, तो यानी कि जे अपन को कर्ण भी निकालने पड़े। अब कर्ण अपन कैसे निकालेंगे, फिर से लेना है त्रिभुज एबीसी में, पुनः एबीसी में लेने पर। तो अब अपन क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे, क्या लेंगे, अब हमें कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। आपको कर्ण निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कौन त्रिकोणमिति के किस अनुपात में कर्ण आता है। कर्ण बटे लंब ले लो, या जब कर्ण बटे लंब बटे कर्ण ले लो, या कर्ण बटे आधार ले लो, आपको जो अच्छा लगे। तो हम यदि यहाँ पर बात करें तो हम साइन थीटा लेंगे, साइन थीटा, यानी ऐसा अनुपात लेना जिसमें कर्ण आना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा का मान कितना है अपने 30 अंश, और लंब का मान कितना है ए बी, और कर्ण का मान कितना है ए सी। अब साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, पता होना चाहिए सारणी वाले। तो ए बी का मान आपने कितना निकाला,
ए बी का मान निकाला 8/√3, कितना निकाला 8/√3, तो 8/√3 आपने निकाला बटे में ए सी। इसका गुणा आप इधर कर दीजिए और इसका गुणा आप इधर करिए, तो ए सी एकम ए सी बराबर 8/√3 गुणा में 2, तो ए सी बराबर 8 दूनी 16 बटे में √3, 8 दूनी 16 बटे में √3 जी हो गया। ए सी का मान निकल आया आपका, क्या निकल आया ए सी का मान। अब इसमें अपन को क्या करना है, पेड़ की लंबाई निकालना है, तो यानी कि इसको और इसको आप जोड़ दें, यानी कि लंब और कर्ण को जोड़ दें, यानी कि पेड़ की कुल लंबाई इधर पर लिखेंगे हम, पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई क्या कहेगी आपकी ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। क्यों, ए बी जे है और ए सी जे है, और ए बी ए सी में क्यों, क्योंकि जे वाली दूरी मतलब इधर की आप आंधी चली थी जो पेड़ आपका टूट करके ऐसा आ चुका था, तो ए बी और ए सी को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ए सी का मान कितने का 16/√3, कितना है 16/√3, और ए बी की वैल्यू कितनी है 8/√3, 8/√3। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, √3 आपका क्या आ गया लासा 8 + 16, 8 16 8 से 24, 24 √3 का कर दो परिमीकरण, क्या कर दो, तो √3 का परिमीकरण करने का, क्या करने पर √3 का परिमीकरण, √3 का परिमीकरण करने पर √3 का परिमीकरण करने का, परिमीकरण क्यों करने पड़े देखो हम बता रहे थे, 24/√3, √3 का ऊपर और √3 का नीचे, तो क्या हो गया आपके पास 24√3 और √3 का √3 में करेंगे तो 3 का भाग देंगे तो 8 3 8 24, यानी आपका आ गया 8√3, कितना आ गया आपका 8√3 मीटर लंबा आपका क्या रहेगा पेड़ रहेगा। ये आपका आंसर हो सकता है कि वो √3 का मान रख दें तो आपका कुछ 17 कुछ आ सकता है, तो √3 का मान रख दें 8 में गुणा कर दें, लेकिन यही आपका सही रहेगा। इतना पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या है 8√3, क्या है आपकी 8√3। तो और ये सवाल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। तो उसमें कह रहे थे एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा, जो पूरा पेड़ था, आंधी चली, आंधी चलने के बाद क्या है ऊपर का पेड़ टूट करके ऐसा अपने जमीन में छुपने लगा, जो जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। जहां पर वृक्ष की जड़ है उस वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहां पर वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है उसकी दूरी 8 मीटर है। तो वृक्ष की ऊंचाई याद करो, ऊंचाई का मतलब इसकी दूरी निकालना है और जी इसका मतलब क्या है AC, ठीक है ना। तो अपन ने पहले AB की दूरी निकाली, त्रिभुज ABC को लेकर के, फिर दूसरी बार लिया तो अपन ने क्या लिया AC का मान निकाला, AB AC का मान निकाला करके पेड़ को जोड़ दिया, तो AB + AC दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24/√3, लेकिन ये आंसर नहीं है तो आप √3 के ऊपर नीचे परिमीकरण कर दो, परिमीकरण करने के बाद आपका 8√3 आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन आपने बहुत ही सिंपल तरीके से आपने लगा लिया। और 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया था। अब देखेंगे चौथे नंबर का क्वेश्चन। कौन सा दोस्तों, चौथे नंबर का क्वेश्चन। अब ध्यान रखना हम एक क्वेश्चन वृत्त का क्यों लेते हैं हर बार, क्योंकि वृत्त से संबंधित एक ही क्वेश्चन आना है, वो भी 4 नंबर या फिर 2 नंबर का आना। और जितने 5 क्वेश्चन हैं बस आप अगर 5 क्वेश्चन लगा लीजिए, उसी के आधार पर आपके सवाल आने हैं। बस सबसे पहले तो जो देखिए पूछ क्या रहा है, भी कह रहे हैं चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र, ठीक है भैया, ओ वृत्त का अपना केंद्र है, यदि BOC पूरा कोण ये अपने पास कितना है 110 अंश का है, और AB और AC वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ज्ञात करिए कोण OAB। ध्यान से सुनो, OAB जो वाला कोण ज्ञात करना है। अब हमें पता है भैया जी अपने पास लंब समद्वि भाजक डला है बीच में, यानी कि उनको बराबर बराबर। अगर जी 110 का है तो आप 110 का है तो फिर कितना सा कोण जी कितना बचा आपका, ये वाला कोण बचा आपका कितना 55 का, कितना बचा जी आपका 55 का, जी आपका 55 का है। अब थोड़ा सा आप लिख देंगे यार इधर पर त्रिभुज EOB में, त्रिभुज EOB में अपन कह देंगे कि
अपन को BOE का मान निकालना है। कोण BOA बराबर यानी हमें इतना सा कोण चाहिए, तो 55 अंश कैसे आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कोण BOC बटे में 2, क्योंकि ये लंब समद्वि भाजक है। तो अपन क्या करेंगे इधर पर 110 बटे में 2, यानी कि अपने पास कितने आ गया 55 अंश। कितना आ गया 55। कोण BOA बराबर कितना है आपका 55 अंश। कितना आएंगे 55 अंश। BOA बराबर कितना आ गया आपका 55 अंश। अब हमें पता है, आपको हमने बताया था पहले कि वृत्त की स्पर्श रेखा फॉर्मूला टाइप में, वृत्त की स्पर्श रेखा पर त्रिज्या 90 अंश का कोण बनाती है। 90 अंश का कोण बनाती है। कितने अंश का कोण बनाती है 90 अंश का। कितने अंश का 90 अंश का होता है 90 अंश। कैसे, आपको हमने कल ही बताया था कि यदि जी आपकी स्पर्श रेखा है, क्या है ये आपकी जी आपकी स्पर्श रेखा है और केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। अगर इस स्पर्श रेखा पर यदि जी वाली त्रिज्या डले तो इधर पर 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है 90 अंश का कोण बनता है। ये आप याद रखना है। अब हमें क्या करना है, त्रिभुज ABC में ले लो। त्रिभुज ABO में, ABO वही है ना, ABO में, त्रिभुज ABO में। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। जब 180 अंश होगा तो अपन क्या करेंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण O बराबर 180 अंश। अब आपको देखो पता है कोण O कितना है 55 अंश, कोण B कितना है 90 अंश। कोण O कितना है 55 अंश, कोण B कितना है 90 अंश। कितना है 90 अंश। प्लस में कोण A बराबर कितना है 180 अंश। तो कोण A बराबर 90 55 कितना होगा 5 9 5 14 एक जी बराबर क्यों लगा दिया हमने, प्लस 145 बराबर में 180, इसको पक्षांतर करना। तो कोण A बराबर 180 अंश माइनस की 145 अंश। तो कोण A बराबर 10 में से 5 गया 5, 8 में 4 गया 4, यानी भैया 45 अंश का कोण आ गया अपने पास। कितने अंश का कोण आ गया 45 अंश का। कभी कोण पूछेंगे, कभी हमसे मतलब वृत्त से संबंधित इस टाइप का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो भुजा भी पूछ सकते हैं वो कभी। अभी कितना आ गया आपका 45 अंश का कोण। कितना आ गया आपका 45 अंश का। अभी तो फिलहाल हमने जितने भी सवाल आपको लगवाए हैं वृत्त के, उन सारों पर क्या है आपके कोण ज्ञात करना है। और एक सवाल 101% आपका आना है जी। कब कब आया 2012 में 14 में और 19 में। इस टाइप का सवाल जरूर आना है। तो आप देखेंगे और आगे कितने नंबर का सवाल था कि आपका 4 नंबर का। और देखें आप 5 नंबर का सवाल देखें। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन है अर्धगोले के आकार का है। आपका ये रहेगा, अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा इस टाइप से 6 अंक का आएगा। कितने अंक का 6 अंक का आपका क्वेश्चन आएगा कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। क्या है खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास, सबसे पहले तो एक अर्धगोला है आपका। क्या है अर्धगोला। अर्धगोला आपका कैसा रहेगा इस तरीके से, ये आपका अर्धगोला है। एक खोखला अर्धगोला है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब भैया इसके ऊपर अपन क्या रखना है, बेलन रखना है। क्या रखना है बेलन रख दो इस तरीके से, ये आपकी बेलन रख गई है। अर्धगोले का व्यास, अब अर्धगोले का व्यास मतलब केंद्र आपका बिंदु जी रहेगा और ये व्यास आपका कितना देगा 14। तो अपन इधर पर लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का
व्यास कितना है 14। अर्धगोले का व्यास 14 है तो व्यास बराबर क्या होता है 2/8 यानी कि 14। दो सकते आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। कितनी आ गई आपकी 7 आ गई। आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 7। अब आर की वैल्यू 7 आ गई है, ध्यान सुनना, जी 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो जा भी तो अपने पास 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या कहलाएगी ये इसमें, ठीक है ना। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनना, तो इधर से लेकर के इधर तक 13 सेंटीमीटर की जा रहा है अपने पास। बर्तन की कुल ऊंचाई क्या दी उनने कितनी है 13 सेंटीमीटर की। जब आपको पता है कि ये जब इधर से लेकर के इधर तक कितनी है 7 की है, कितनी है जी 7 की, क्योंकि अपने पास अर्धगोला है तो जी 7 की त्रिज्या रहेगी तो फिर जा भी अपने पास 7 की रहेगी। तो इधर से लेकर के इधर तक है अपने पास कितनी 7 की, तो इधर से लेकर के इधर तक कितनी बचेगी आपकी 13 में से 7 अपन लोग घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं 13 में से 7 अपन लोग घटा देंगे। 13 में से 7 घटा दो तो कितनी बचेगी बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई बचेगी अपने पास 6 सेंटीमीटर। कितने 6 सेंटीमीटर की जा अपने पास बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। बेलन की ऊंचाई जाएगी 6 सेंटीमीटर। इधर पर लिख दें बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है 13 में से 7 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे आपको मैं बता दी, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर की है तो पूरी 13 की, और 13 में ये 7 घटा देंगे तो ये कितनी बचेगी 6 की, तो यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई यानी 6 सेंटीमीटर। अगर जे अपने पास अर्धगोले की त्रिज्या है तो जे अपने बेलन की त्रिज्या रहेगी। क्यों, अपनी बेलन अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसलिए जे 7 सेंटीमीटर की है तो भैया जा भी अपने पास 7 सेंटीमीटर की है। तो यानी कि बेलन की त्रिज्या भी अपने पास कितनी है, बेलन की त्रिज्या यानी 7 सेंटीमीटर की रहेगी अपने पास। त्रिज्या मतलब आर। अब क्या निकालना का है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भैया बेलन इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पूरा निकाल दें एक ही बार में। बेलन का नहीं सर बर्तन का, चलो नीचे करेंगे रहेगा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा आपका, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोला है पूरा गोला नहीं है, अर्धगोला है तो अपने पास रहेगा 2πr², 2πr², और बेलन का क्या होता है 2πrh, क्या होता है 2πrh, 2πrh और 2πr², और पूरे गोले का कितना होता है 4πr², अर्धगोले का है तो 2πr²। तो अपन सब क्या करेंगे 2π इधर है 2π इधर है, r इधर, r दोनों की बराबर तो अपन ऐसा करेंगे 2πr अपन का ले लो कॉमन ले लो, 2πr कॉमन ले लेंगे तो r प्लस h आपका आंसर है। मतलब आंसर नहीं अब मान कर देंगे इसको 2 गुणे पाई का मान 22/7, r की वैल्यू कितनी आ रही थी अपने पास 7, और 7 प्लस h की वैल्यू कितनी थी, बेलन की h की वैल्यू, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर कितनी थी आपकी 6 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो, 7 से 7 कट गए, 22 दूनी 44, 6 6 12 1 13, इनका गुणा करें 13 चौको 52 की 2 आंसर 5, 13 चौके 52, 52 और 5 कितने हो गए 52 और 5 57, तो 572, 13 चौको 52, 55 56 57, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर रहेगा। यानी कि पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी चीजें अपन कहा दे रहे थे सेंटीमीटर में दे रहे थे। तो इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन जरूर है लेकिन आपका आंसर
बहुत आराम से निकल रहा है, कोई पॉइंट की चीजें भी नहीं है कि आपको कोई चीज परेशान करे। तो हमने पहले व्यास से त्रिज्या निकाल ली और कुल ऊंचाई दे रखे 13, तो अर्धगोले की त्रिज्या अपने पास 7 सेंटीमीटर है, तो 7 घटा देंगे तो अपने पास बेलन की ऊंचाई निकल आएगी। तो जो अर्धगोले की त्रिज्या रहेगी वे बेलन की त्रिज्या रहेगी अपने। फिर भी कहते हैं बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr² और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr। अपन ने सॉल्व करके मान रखा, बहुत आराम से अपना सवाल कट गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 लग गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फांसी पर आधारित सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 है फांसी पर आधारित सवाल। अब फांसी पर आधारित सवाल है, इसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको प्रायिकता ज्ञात। प्रायिकता आपने निकाली है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो छठवां सवाल है अपना कि एक फांसी को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो, अगर कोई फांसा होता है तो एक फांसी में 6 सतहें होती हैं। कितनी सतहें होती हैं 6। तो अपन कह सकते हैं, आपने वो लूडो वगैरह खेला हुआ, तो लूडो में 6 सतहें होती हैं। तो इसी तरीके से फांसी में भी 6 सतहें होती हैं। तो अपन यहाँ पर कहेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने, अगर हम फांसी को फेंकेंगे तो हो सकता है कि अपनी एक सतह आए, हो सकता है कि 2 अंक या फिर 3 अंक या फिर 4 अंक या फिर 5 अंक या फिर 6 अंक। तो कुल सतह कितनी हो गई आपकी 1 2 3 4 5 6 सतह। तो कुल परिणाम कितने कहलाएंगे आपके 6। कितने कहलाएंगे 6। अब भी कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बताओ। तो अभाज्य होने के अनुकूल परिणाम, तो अभाज्य होने के अनुकूल परिणाम। तो अभाज्य संख्या या सम संख्या या विषम संख्या, तो कोई सी संख्या पूछ सकते हैं। तो आपको यही बताना 1 से 6 के बीच में कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है पहले नंबर तो 2, फिर होता है 3, फिर होता है 5। जिन अभाज्य संख्या यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटती, एक से और स्वयं से कटती हैं, उनको कहते हैं अपन लोग अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या होने की, अभाज्य होने के अनुकूल परिणाम कितने 1 2 3। तो कितने होगा आपके पास 3। तो 3 परिणाम होगा। तो अब प्रायिकता बराबर क्या होती है, प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं 3। कितने हैं आपके 3। अनुकूल परिणाम है 3 और कुल परिणाम कितने हैं 6। ये आपने निकाले 3 कम 3 3 2 6। तो आपको कितना आ रहा है 1/2 आपका आंसर आ रहा है। यानी कि अभाज्य आने की प्रायिकता कितनी है 1/2। अभाज्य आने की प्रायिकता है आपकी 1/2। अब वो क्या कह रहे हैं 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच में। देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, 2 व 6 के बीच स्थित संख्या। 2 व 6 के बीच में कौन कौन से बीचों बीच में चाहिए हमें। 2 के बाद अपना 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। तो कितने परिणाम होगा, तो 6 बीच के। तो इनको कहते हैं अपन लोग अनुकूल परिणाम। क्या कहेंगे इनको, अनुकूल परिणाम कितने होगा 3। कितने होगा 3 और कुल परिणाम तो आपके 6 हैं। प्रायिकता बराबर आपको पता होना चाहिए, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। आपको इसी तरीके से पेपर में क्वेश्चन लगाना है, पूरा फॉर्मूला लिखती है। तो अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6। 3 एकम 3 3 2 6। इसका भी आंसर आपका कितना है 1/2। 1/2। तो इस तरीके से आपको प्रायिकता का तीसरा क्वेश्चन लगाना था। अब सॉरी दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो भैया सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर में एक विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम। तो
तो अनुकूल परिणाम क्या है, तो एक विषम संख्या 1 से 6 के बीच में देखना पड़ा, मतलब 1 हो गया, 3 हो गया और 5, तो कितने 3 परिणाम निकले। अनुकूल परिणाम कितने हैं 3। तो आप प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दो। आप प्रायिकता बराबर क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम और बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके 3 है, कुल परिणाम 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो आपका क्या 1/2 आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका 1/2 आंसर। तो तीनों के आंसर आपके कितने निकले, 1/2 1/2 आपने निकाला। तो क्वेश्चन नंबर 6। और प्रायिकता का एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। आएगा लॉन्ग तो भी आपको ऐसे लगाना है, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तब भी आपको ऐसे ही लगाना है। क्यों, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाएंगे तब भी आपको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन लगा रहा है तो फिर आपको सॉल्व तो करना भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको 6वां क्वेश्चन आपको लगाना है। 7वां क्वेश्चन ही प्रायिकता से संबंधित है आपका। तो 7वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक थैले में 2 नीली और 3 सफेद और 4 लाल गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद या छिंदरता निकाली जाती है, इसके लाल नहीं होने की प्रायिकता बताओ आप। तो इसमें क्या करना है, देखो पहले तो ये थैला है, थैला में कुल गेंद कितनी है, कुल गेंद मतलब कुल परिणाम, कुल गेंद 2 नीली हैं, 3 सफेद हैं, 4 लाल हैं। तो 4 3 7 2 9, तो कुल परिणाम कितने निकले 9 आ गए। अब भी कह रहा है इस थैले में से एक गेंद निकाली तो जाती है, लेकिन इसकी लाल ना होने की प्रायिकता। तो लाल ना होने के अनुकूल परिणाम क्या है, लाल ना होने के अनुकूल परिणाम, लाल ना होने के अनुकूल परिणाम। तो लाल ना होने के अनुकूल परिणाम क्या है, देखो 4 है अपने पास लाल गेंद, कितनी है 4, तो 4 ही तो ना होंगे लाल गेंद। तो लाल गेंद ना होने की परिणाम कितने हैं, 2 + 3, 2 और 3 कितने होगा 5, तो कितने हैं 5 है परिणाम अपने, कितने हैं 5। ऊपर ना लिख करके आप इधर पर भी लिख सकते हैं 5, और इसको आप साफ कर दो। तो इस तरीके से आपको करना। अब प्रायिकता बराबर फॉर्मूला लगा दो आप, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम आपके कितने निकले 5, और कुल परिणाम कितने हैं 9, तो 5/9 कहीं पर आंसर मैच कर रहा, हाँ ऑप्शन नंबर ए। तो 5/9 आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का प्रायिकता वाला क्वेश्चन लगाना है। ठीक, 8 नंबर का देखो अब। 8 नंबर में आपको क्या करना है, माध्य का निकालनी है। क्या निकालनी है, माध्य का। क्या निकालनी है आपको, माध्य का निकालनी है। तो अभी तक हमने आपको समांतर माध्य निकालने के लिए बताया था। अब आपको हम बताएंगे क्या, माध्य का किस तरीके से आपको निकालनी पड़ेगी। तो माध्य का निकालने के लिए कुछ अपन को ज्यादा नहीं करना है। जैसे अपन लोगों ने समांतर माध्य निकालना सीखा था, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटे में सिग्मा एफ का, वैसे ही अपन को माध्य का निकालना सीखना है। तो हम देखते हैं माध्य का किस तरीके से अपन लोग निकालेंगे। तो इसमें अपन को क्या करना है, माध्य का में पहले तो सारणी को खड़े में बना लें। क्या कर लें, खड़े में। तो इसकी क्या आपको दैनिक आय रुपये में, श्रमिकों की संख्या। तो दैनिक आय कितनी है 100 - 150, 150 - 200, और 200 - 250, 250 माइनस नहीं है सॉरी जी, 250 से लेकर के 300, 300 से 350। श्रमिकों की संख्या कितनी है 6 3 5 20, 100 से 150,
6 थोड़ी ऊपर नीचे होगा है। इसके सामने कितना है 6, इसके सामने कितना है 3, इसके सामने कितना है 5, फिर कितना है 20, फिर कितना है आपका 10। तो इधर बगल में आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना है। निकालना है पहले संचयी बारंबारता। माध्य का निकालेंगे तो पहले आपका निकालेंगे संचयी बारंबारता। निकालेंगे आप संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो पहले तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, पहले 6, तो फिर 6 से फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 और 3 की 34, 34 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 4 44, कितना आ जाएगा आपका 44। तो इस तरीके से आपको संचयी बारंबारता निकालना। कैसे निकालते संचयी बारंबारता, पहले तो 6 के 6 ले लो, 6 में ये 3 जोड़ दो 9 आ गए, 9 में 5 जोड़ दो 14 आ गए, 14 में 20 जोड़ दो 34 आ गए, 34 में 10 जोड़ दो अपने कितने आ जाते हैं 44। अब हमें क्या करना है, जी आपका क्या निकला है, जी निकला है आपका n का मान, क्या निकला है, इनको आप जोड़ेंगे तो 44 आएगा। तो n का मान आपका जी आ गया है। अब माध्य का निकालने का फॉर्मूला देखो, माध्य का बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 F इंटू n/2 माइनस की F, n/2 माइनस की F। इधर पर अपने पास कैपिटल F ऊपर ही है आपका, क्या है कैपिटल F आपका कहाँ है, ऊपर है जी। इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला रहेगा जी माध्य का को अपन लोग निकालेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले तो हमें जो n का मान आ गया है, n का मान से हमें चाहिए n/2 का मान, क्या चाहिए n/2 का मान। तो हम क्या करेंगे, इसमें अपनी मन से भाग दे देंगे 2 का, तो अपन क्या करेंगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो n/2 का मान आपका कितना आ गया, n/2 का मान आ गया आपके पास कितना 22। फॉर्मूला थोड़े अच्छे से याद कर लेना, माध्य का बराबर L1 प्लस में L2 माइनस L1 बटे में स्मॉल f n/2 माइनस के कैपिटल F। और बस अब अपन को जो n का मान आपका 44 निकला था, तो n के मान से 44 से अपन क्या करना है, n/2 का मान निकालना है। n/2 का मान निकालेंगे तो इस n में 2 का भाग गुण का अपन दे देंगे अपने मन से, तो कहाँ पर 22 था। अब ये देखो 22 कहाँ पर क्रॉस होगा, अपन को संचयी बारंबारता में देखना है, क्या देखना है संचयी बारंबारता में कि 22 कहाँ पर क्रॉस होगा। तो 22 अपने पास क्रॉस हो रहे हैं 6 तक चलने में, 9 तक चलने पर नहीं, यहाँ पर यानी कि 22 क्रॉस करना है। 34 तक चलने में अपने पास क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, क्या हो रहा है 34 तक चलने में अपने 22 क्रॉस हो रहा है। जैसे ही 22 क्रॉस हो रहा है तो इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या कहलाते है कैपिटल F की, क्या कहलाता है ये कैपिटल F। और इस 34 के जस्ट सामने वाली संख्या क्या कहलाता है अपने पास, जी वाली कहलाते है अपने पास का स्मॉल f, क्या कहलाते है अपने पास स्मॉल f, जी इसका है और जी इसका है, जी स्मॉल f कहलाएगी। अब हमें इसी के सामने वाली संख्या का कहलाएगी, जी कहलाएगी अपने पास L1 और जी कहलाएगी आपका L2। जी का हो गई आपकी लिमिट 1 और लिमिट 2। तो आपका ये f का मान आ गया, L1 L2 का मान आ गया, कैपिटल F का मान आ गया। बस अब आपको क्या करना है, मान ही रखना है। तो L1 का मान कितना है आपका 250, कितना है 250। L2 का मान कितना है 300 माइनस के 250, और स्मॉल f का मान कितना है 20, और n/2 का मान कितना है 22 जी 22, और कैपिटल F का मान कितना है 14। इस तरीके से हम आप और सॉल्व करेंगे आगे। तो 250 प्लस में 300 में से 250 का तो कितने बचे 50 बटे में 20, 22 में से 14 का कितने बचे 12 में से 4 का कितने बचे 8। ठीक, इसको काट दो, 20 से नहीं कटेंगे, तो 0 से 0 काटो, 2 चौके 8, तो 250 प्लस 4 पंचे 20,
तो 270 कितनी आ गया आपकी 270। तो यानी कि माध्य का बराबर 270 कितनी आ गई, माध्य का बराबर 270, माध्य का बराबर 270। इस तरीके से अपना आंसर आ जाता है। और आपको माध्य का समांतर माध्य तो सरल है निकालना, लेकिन थोड़ी सी माध्य का निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। कहाँ पर कि पहले तो जो सारणी दे रहे हैं उस सारणी से आपको निकालना है संचयी बारंबार। सबसे पहले काम संचयी सारणी आपके पेपर में ऐसी बन के आएगी, आड़ी में आपको लेकर कॉपी में बनाना है, खड़े में, खड़े में आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो दैनिक आय रुपए में लिखिए, इधर पर श्रमिकों की संख्या, ये चीजें बदल जाती हैं। दैनिक आय की जगह पर आपको स्टूडेंटों की संख्या आपको दे सकते हैं, मतलब कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो संचयी बारंबारता कैसे, पहले 6 की 6 लिखो, फिर इस 6 में जो नीचे की संख्या जोड़ करके इधर लिखो, इस 9 में 5 जोड़ करके लिखो 14, 14 में 20 जोड़ करके लिखो 34, 34 में 10 जोड़ करके लिखो 44। तो जो भी अपने इधर 44 पहुंचे तो इन सबको जोड़ करके कितना आ गया, यानी का मान 44 आता है। कितना आता है, n का मान 44 आता है। तो आपको तुरंत क्या कर लेना है, n/2 का मान पहले निकाल के रख लो। तो n/2 का मान हमें निकाल लेना है। और आपका जो माध्यिका का जो फॉर्मूला है कितना सा, हमें n/2 का मान निकालना है। तो n/2 का मान कैसे, अब कहें भैया j2 कहाँ से आ गया, भैया n का मान है तो 2 को 2 से भाग दे दो, n/2 का मान बन जाएगा। 2 से 44 काट दो, 22 है, तो n/2 का मान आपका है। फॉर्मूला आपका माध्य का बराबर क्या होता है, L1 + L2 - के L1 बटे में स्मॉल f n/2 - के कैपिटल F। अब ध्यान से L1 का कहलाता है, L2 का कहलाता है, F का कहलाता है, GF का कहलाता है, N का कहलाता है। तो n/2 का मान इसलिए डायरेक्ट 22 आ गया है। अब जो भी 22 आ गया है, इस 22 को देखना है संचयी बारंबारता में। तो ये कौन से पद पर क्रॉस हो रहा है, 6 तक चलेंगे हम गिनती में 22 क्रॉस नहीं हो रहा है, 9 तक चलेंगे गिनती में 22 क्रॉस नहीं हो रहा है, 14 तक चलेंगे गिनती में 22 क्रॉस नहीं हो रहा है, 34 तक जाने में 22 क्रॉस हो रहे हैं। तो जहां तक जाने में अपने क्रॉस हो जाएंगे उसी के जस्ट ऊपर वाली संख्या कहलाती है अपने पास कैपिटल F, कहलाती है अपने पास कैपिटल F। और उसके जस्ट जहां पर क्रॉस उसके जस्ट सामने वाला पद कहलाता है स्मॉल f, और उसके जस्ट सामने वाले वर्ग अंतराल कहलाता है L1 और L2 का मान। बस हमने अपने मान रख लिए। तो L1 का मान कितना हो गया 250, L2 का मान 300, L1 का मान 250, F का मान 20, n/2 का मान 22 और कैपिटल F का मान 14। 300 में से 250 का बचे 50 बटे में 20, 0 0 2 चौके 8 4 5 250 और 20 कितने होगा 270। इस तरीके से आपने बहुत ही अच्छे से माध्यिका का सवाल आपने आज सीख लिया है, ठीक है ना। 8 वाला क्वेश्चन हो गया। अब देखो 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको समांतर श्रेणी आनी, क्या गई आपकी समांतर श्रेणी। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए है, सार्वधातुक डी है। तो आपको प्रथम 4 पद, पहला पद तो आपका लिखा ही है, प्रथम पद तो आपका लिखा है, 4 पद और ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 पद ज्ञात करना। प्रथम पद आ गया आपका 10। अब हमें दूसरा पद निकालना है, यानी A2 का मान। तो हम क्या कहेंगे, दूसरे पद के लिए, दूसरे पद के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है तो ऐसे लगाकर शॉर्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं। दूसरे पद के लिए n बराबर कितना रखेंगे आप लोग 2। फॉर्मूला क्या होता है सारणी का, समांतर श्रेणी का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n का मान कितना रखना आपको 2, a का मान 10 है, n का मान कितना रखना 2, d का मान कितना है 10। और 10 प्लस 2 में से 1 का 1 और 10, 10 प्लस 10 10 10 20। तो A2 का मान आपका कितना निकल आया 20, क्या निकल आया 20। अब हमें क्या करना है तीसरे पद के लिए, कौन से पद के लिए, तीसरे पद के लिए निकालो। तीसरे पद के लिए, तीसरे पद के लिए तो n बराबर 3 रखो, कितना रखो n बराबर 3। फॉर्मूला क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अगर आपको प्रथम पद निकालना तो n का मान 1 रखो, दूसरा पद निकालना n का मान 2 रखो, तीसरा पद निकालना n का मान 3 रखो, जो सा पद निकालना n का मान उत्तर रखो। दूसरा कौन सा पद, तीसरा पद। तो A3 बराबर ए का मान तो अपन को दे ही रहेंगे, ए का मान कितना दे रहा है आपको 10, n का मान 3, d का मान कितना है 10, 10 प्लस 2 गुणा 10
10 10 दूनी और कितने होगा 30। A3 का मान कितना होगा आपके पास 30 होगा। कितने होगा 30। A3 का मान 30। अब आपको क्या करना है A4 का मान निकालना है। तो इधर पर आप रखें n बराबर 4 रखने पर, 4 रखने पर या चौथी पद के लिए तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a का मान आपका 10 है, n का मान 4 है, d का मान आपका कितना है 10। 10 प्लस 3 गुणा 10 कितना आ गया 10 प्लस 10 या 30 10 40 A4 का निकाला आपके पास A4 मतलब आपके पास कितना आ गया चौथा पद आ गया। जी आंसर है आपका, जी आंसर है आपका, जी आंसर है आपका। यानी कि 10 20 30 और जी का हो गया 40। तो 4 पद आपने बहुत ही अच्छे से निकाला। अब देखो शॉर्ट तरीका, मन ही मन में चलो। हमें पता है प्रथम पद दे रहा, सारवांतर दे रहा, प्लस में है संख्या सारी चीजें। तो प्रथम पद है 10 यानी कि पहले पद और दूसरे पद का अंतर कितना चलना चाहिए 10 चलना चाहिए। तो हम 10 में सारवांतर जोड़ दो 10 10 और 10 20 होगा। अब 20 में फिर जो सारवांतर जोड़ना है 30 30 में 10 फिर जोड़े तो कितने होगा 40। अब ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हैं 4 पद या 5 पद चाहे आप 6 पद भी आप निकाल सकते हैं। 9 नंबर का सवाल हो गया आपका। अब देखते हैं 10 नंबर का सवाल। 10 नंबर का सवाल दोस्तों, ये सवाल आपने लगा लिया है तो आप ऐसा करें इस 10 वाले क्वेश्चन को आप होमवर्क में डालें। ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर से लगा कर आएंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपने और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपकी कोई वीडियो छूट ना पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों जिस तरीके से अपनी मैथ चल रही है उसी तरीके से आपकी हिंदी भी कवर होती चल रही है। आप उनको लेखकों के जीवन परिचय, कवियों के जीवन परिचय और सुभाष चंद्र बोस खंड काव्य से ये बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाती हैं और आप यूट्यूब पर जा करके आप उनको सर्च करके आप देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस के साथ।